हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है और मैं आज एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है जर्नल एंट्री। ये अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं से अकाउंटिंग के बेस तैयार होते हैं, तो इसलिए इस पे ढंग से ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करें उससे पहले ये समझते हैं कि जर्नल एंट्री करने के कितने तरीके हैं। तो दो तरीके बताए गए, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है और दूसरा कौन सा, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे ध्यान देते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या किया गया, जितने भी अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को सबसे पहला काम क्या होगा, 3 स्टेप में जर्नल एंट्री चालू होगी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, उन ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करके क्या करना पड़ेगा, ये देखना है कि वो कौन सा अकाउंट में है। तीनों में से किसी एक अकाउंट में जाएगा। उन तीनों में से जो भी अकाउंट्स में आया, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन, डेबिट एंड क्रेडिट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन में उसको फिट करना है वहां पे, और उसके बेसिस पे डेबिट क्रेडिट करके जर्नल एंट्री करना है। सबसे पहली बात ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो मैंने बोला ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जो भी बिजनेस में काम होता है, चाहे परचेस हो, सेल हो, एक्सपेंसेस, इनकम, रिसीव, पेमेंट, जो भी है वो सब ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन को मैंने ये बोला कि यार ऐसा है कि ट्रांजैक्शन किसी भी बिजनेस में सिंपल सा इतने ही ट्रांजैक्शन होते हैं। सबसे पहला काम, वो बिजनेस स्टार्ट होता है। बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो या तो कैश में से स्टार्ट होगा या फिर अदर एसेट्स लगाई जाती है। सपोज मेरा खुद का बिल्डिंग है और मुझे कोई भी शॉप स्टार्ट करनी है, कोई भी, तो मैं क्या करूंगा, अपनी बिल्डिंग में रेंट थोड़ी दूंगा, तो अपने ही बिल्डिंग को मैं यूज कर लूंगा और कैश भी कुछ लगा लूंगा। सपोज मेरी बिल्डिंग ना होती तो मैं किसी से रेंट पे लेता और फिर कैश लगाता। तो मैं यहाँ पे अपना एसेट सिर्फ कैश लगा रहा हूँ, पर अगर मेरी बिल्डिंग खुद की है तो मैं बिल्डिंग भी लगा रहा हूँ, कैश भी लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब कैश के साथ और भी एसेट्स लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो एक ट्रांजेक्शन ये हो गया। जब आपने बिजनेस चालू किया तो पक्का आपको परचेस करने पड़ेंगे, तो ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड। फिर आपको सेल करने पड़ेंगे, कुछ खर्चे होंगे, कुछ इनकम होगी। और मैंने एक बंच में जो एक ट्रांजैक्शन होते हैं जो कुछ थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए या ट्रिकी है, तो मैंने उनको एक स्पेशल ट्रांजैक्शन बोला, उनको हम अलग से सेपरेट समझेंगे। तो इसलिए अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि 90% सब बिजनेस में क्या क्या होता है, परचेस, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम, इन्हीं की हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, इन जर्नल एंट्री को या इन्हीं ट्रांजैक्शन को हमें अकाउंट्स में पहचानने होते हैं। तो अब आप बात करते हैं अकाउंट्स की। तो मैंने बोला ट्रांजैक्शन को हमें अकाउंट में कन्वर्ट करना है। अकाउंट कितने तरीके से हुए, तो 3, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सबसे पहली बात करते हैं पर्सनल की। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट नाम से ही समझ में आ रहा है किसी पर्सन का। सबसे पहली बात, पर्सन क्या होता है। तो पर्सन को साधारण शब्दों में समझते हैं तो किसी की आइडेंटिफिकेशन, जिससे किसी पर्सन को पहचाना जा सके। यानी लोगों को, बहुत सारे लोग खड़े हैं तो पहचान सके, भाई ये है, ये है। तो हर पर्सन की एक आइडेंटिटी होती है, वो कुछ भी हो सकती है। एक तो आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, सपोज मैं मान लेता हूँ कि लीगल वे में हर एक बंदे का पैन कार्ड बना है, तो आप पैन कार्ड देख के आप पहचान सकते हैं कि ये पर्सन है। वैसे ही आर्टिफिशियल पर्सन का, आर्टिफिशियल पर्सन है क्या, तो जो एक्ट और किसी लॉ के द्वारा बनाया गया है और उसे नेचुरल पर्सन के बराबर राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि कोई फर्म हो गई, कंपनी हो गई, स्कूल्स हो गए, एक्सेट्रा, जो भी है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक नेचुरल पर्सन के अलावा जो भी है वो सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन की भी आइडेंटिटी होती है। सपोज मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ फर्म की, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा, वही उसकी आइडेंटिटी। और क्या समानताएं हो सकती है नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन में। तो पहली समानता तो ये होगी। सेकंड क्या हो गया, सपोज मैं नेचुरल पर्सन हूँ, किसी पेपर में मैं साइन कर दूं तो लोग पहचान जाएंगे कि मेरी साइन है। उसी प्रकार आर्टिफिशियल पर्सन को ना सील दी जाती है, सील। उस सील को किसी भी पेपर पे आप लगा दो तो ये पहचान में आ जाएगा कि कौन सा किसका सील है, यानी किसी स्कूल की है, फर्म की, किसकी, पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मतलब ये समझ में आया कि नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन को पहचानेंगे हम। नेचुरल पर्सन में सिंपल सा लिख लो नाम, ABC, किसी का नाम हो गया, किसी का भी नाम ले लो। तो जैसे ये नाम आया, ट्रांजेक्शन में नाम आया, तो हम सबसे पहले ये पहचानेंगे क्या ये पर्सनल अकाउंट्स है। चाहे वो किसी इंडिविजुअल का नाम हो, जैसे किसी फर्म, स्कूल्स का नाम हो, हॉस्पिटल का नाम हो, किसी का। तो सबसे पहला क्या होगा ट्रांजेक्शन में आइडेंटिफाई करना हमें, पर्सनल अकाउंट। सेकंड काम क्या, जब ये हो गया तो सेकंड अकाउंट में चलते हैं। सेकंड क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या, सिंपल सा, एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं वो सब रियल अकाउंट्स। तो थोड़ा एसेट्स को समझते हैं क्या होता है। एसेट्स का सिंपल डेफिनेशन ये है कि आप कोई भी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो या कोई भी आपके पास ऐसी एसेट्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट से समझ लेते हैं जिससे आपको इनकम जनरेट होगी। वो इनकम कैसी भी हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म में जनरेट होती रहे, चाहे करंट में जनरेट होती रहे, उसे एक एसेट्स का दर्जा दिया गया।
ठीक है। एसेट्स को और आगे डिवाइड जब किया गया तो उसे बोला गया टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल। और इंटेंजिबल जो है तो सही लेकिन दिखाई नहीं दे रही हो, इंटेंजिबल। ऐसी कौन सी एसेट्स है? तो बहुत सारी एसेट्स है। जो सपोज गुडविल की बात करते हैं, तो गुडविल एक ऐसी एसेट्स है जो कि नाम पे चल रही है। गुडविल का मतलब सिंपल सा नाम है। नाम का मतलब क्या है? तो नाम को पहचान देखा नहीं जा सकता ना। जैसे सपोज मान लो कि दो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक टीचर अच्छा खासा कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं। दो बिजनेस है, सेम दुकानें सेम जगह पे, पर एक बिजनेस ज्यादा कमा रहे कम, तो उसके कुछ ना कुछ रीजन होंगे। हो सकता है कि वो लोगों से उसका अच्छा व्यवहार है या कुछ भी हो सकता है। तो जो भी रीजन से वो पर्सन ज्यादा कमा रहा है वही उसका नाम है, वही उसकी गुडविल है। तो क्या वो दिखाई देती है कि क्या है क्या नहीं? ऐसे और भी बात करते हैं। सपोज ट्रेडमार्क हो गया। ट्रेडमार्क किसी बिजनेस का मार्क हो गया, हालांकि बिजनेस देख सकते हैं लेकिन उसको छुआ नहीं जा सकता, क्या ही है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है उनका एक ट्रेडमार्क है। जैसे एप्पल का देख लो, ट्रेडमार्क बना हुआ है। तो एप्पल का सिर्फ नाम तो बिक रहा है ना, उसके जिस भी आप किसी भी नॉर्मल फोन में अगर एप्पल का वो ट्रेडमार्क चिपका दो तो उसका नाम मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ट्रेडमार्क की भी वैल्यू होती है। गोल्ड में हॉलमार्क चलता है, हॉलमार्क ही चलता है, सॉरी कैरेट चलता है शायद, वो 23 एंड 24 ऐसे कैरेट चलते हैं। तो उसके नाम से ही तो रेट बढ़ जा रहा है। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि ऐसी एसेट्स जो है तो नहीं, दिख तो नहीं रही है, उसे कुछ बेचा नहीं जा सकता ना, उसकी फिजिकली कुछ है और उसके बेसिस पे हम पैसे कमा रहे हैं, उसे इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। दूसरी टेंजिबल एसेट्स क्या? तो कोई भी बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, बहुत सारी एसेट्स हैं जो दिखती हैं, छुआ जा सकता है, उसे टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। अच्छा, इनको बाद में और आगे डिवाइड किया गया, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को जब बाद में डिवाइड किया गया तो सबसे पहला काम तो किया गया फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट्स नहीं जो फिक्स है, स्थायी है। ऐसी एसेट्स जो लॉन्ग टर्म में हमें पैसे जनरेट करके या इनकम जनरेट करके देगी, उसे फिक्स एसेट्स कहा गया। तो कौन कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म में देती हैं? बहुत सारी एसेट्स हैं इनकम जनरेट करती हैं। फिक्स एसेट्स का मतलब जो लॉन्ग टर्म डिवाइड किया गया या लॉन्ग टर्म बोला गया, वो लॉन्ग टर्म कोई डिफाइन नहीं है। माना गया कि एक साल से ज्यादा तक जो पैसे कमा के देती जाएगी वो हमें फिक्स एसेट्स कही गई। सपोज बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, गाड़ियां हो गई, जो भी है, तो वो सब कहाँ गई? फिक्स एसेट्स में। तो करंट एसेट्स में क्या आ गया? एग्जाम्पल में लिखते ही चलते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल को मैं एक ही लिख लेता हूं। एग्जाम्पल में लिख लेता हूं बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया और बहुत सारी चीजें। करंट एसेट्स में मैं लिख देता हूं कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। करंट एसेट्स का मतलब क्या? ऐसी एसेट्स जो जल्दी जल्दी कन्वर्ट होती है या जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होती है, कम ज्यादा होती है, उसे करंट एसेट्स बोला जाता है। सिंपल सा। कैश, आपका बिजनेस है, आपके पास 10,000 है, आपकी सेल बढ़ेगी तो पैसे बढ़ जाएंगे, खर्चे करोगे, परचेस करोगे तो बढ़ जाएंगे। डेटर्स हो गए। डेटर्स का मतलब क्या? कि आपने किसी को बेचा है, पैसे कुछ भी क्रेडिट में बेचा है, वहां से पैसे मिलने वाले हैं। तो सपोज मैंने किसी को बेचा 10,000 का, तो कल और उसको 2,000 का बेचा तो 12,000 का डेटर्स हो गया, और उसने 5,000 मुझे दे दिया तो उसमें से कम हो गए, 7,000 हो गए। तो इसका मतलब ये कि डेटर्स भी कम होते जाते रहे, जो एक साल के अंदर कई बार बदलते रहते हैं। एक साल कोई बहुत वो टाइम डिफाइन नहीं है, एक दिन के अंदर हो सकता है, एक महीना हो सकता है, 6 महीना, कोई भी। तो कुल मिला के करंट का मतलब जो जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, उन्हें करंट एसेट्स बोला गया। शॉर्ट टर्म में बदलते रहते हैं, शॉर्ट टर्म कोई डिफाइन नहीं, ठीक है। और क्या बोल गया? स्टॉक, जो गुड्स खरीद के लाते हो, परचेस करके लाया, 10 किलो लाया, उसमें बेच दिया तो खत्म हो गया, खरीद लिया तो बढ़ गया, तो ये क्या होता है? करंट एसेट्स होती है। कुल मिला के मुझे ये समझना है कि रियल अकाउंट में होती है जो एसेट्स है। अब एसेट्स में मैंने और ये सब चीजों को डिटेल में थोड़ी सी बात कर दी, बात और कुछ नहीं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एसेट्स पहचानना है, अगर एसेट्स है तो रियल अकाउंट, पर्सन पहचानना है, पर्सन पहचाना तो पर्सनल अकाउंट, बाकी जो भी बच गया तो क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्या बच गया? या तो वो एक्सपेंसेस होगा, या तो लॉस, या तो इनकम होगी, या तो प्रॉफिट। सिंपल है। रेंट पे किया तो एक्सपेंसेस, रेंट रिसीव हुआ तो इनकम। 10 रुपए का गुड्स 12 में बेचा तो प्रॉफिट, 12 रुपए का गुड 10 में बेचा तो लॉस। तो जो भी है वो सब क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहला काम अकाउंट्स को पहचानना, किसमें? ट्रांजैक्शन में से। ट्रांजैक्शन हमें दिए होंगे, उन्हीं ट्रांजैक्शन के बेसिस पे अकाउंट पहचानना है,
और फिर अगर पहचान में आ गया कि ये वाला अकाउंट्स है तो उसके रूल्स अप्लाई करना है और डेबिट क्रेडिट के और जर्नल एंट्री पास करनी है। क्लियर? चलिए तो रूल्स देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स क्या है। सबसे पहला हमने पहचाना पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसके डेबिट के रूल और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब सपोज मैंने राम को कुछ गुड्स सेल किया, सेल टू राम, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने गुड्स राम को सेल किया तो राम गुड्स को रिसीव करेगा। तो सिंपल सा है ना कि डेबिट किसको करेगा? रिसीवर को। यानी हमने सेल किया तो राम रिसीव करेगा गुड्स, इसलिए रिसीवर को क्या किया जाएगा? डेबिट। और अगर जस्ट उल्टा हो कि राम से हमने परचेस किया, परचेस फ्रॉम राम से हमने परचेस किया, तो गुड्स राम हमें देगा ना, तो क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट किसको करना है? गिवर को। यानी जो गुड्स देगा उसे क्रेडिट करना है, जो गुड्स रिसीव करेगा उसे डेबिट करना है, अगर पर्सनल अकाउंट है तो। इन केस वो रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट्स के रूल्स देखो। रियल अकाउंट्स में किसको डेबिट और क्रेडिट करना है? तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यानी जो आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, जो जा रहा है वो क्रेडिट। क्या आ रहा है क्या जा रहा है? तो रियल अकाउंट में किसकी बात की जा रही है? एसेट्स की। तो अगर एसेट्स आ रही है तो डेबिट, अगर एसेट्स जा रही है तो क्रेडिट। ये पता कैसे चलेगा? ट्रांजैक्शन देख के पता चल जाएगा। मैंने बोला मैंने फर्नीचर परचेस किया, कौन सा सिंपल तो है, फर्नीचर अगर परचेस किया तो फर्नीचर आ रहा है, यानी कम्स इन, क्या लिखा? व्हाट कम्स इन डेबिट। तो फर्नीचर अगर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट। इन केस फर्नीचर सेल किया तो फर्नीचर जा रहा है, उसे क्रेडिट। बहुत ही सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। आपको ट्रांजैक्शन पहचानना है, उसके रूल को समझना है या याद करना है, उसके बेसिस पे एंट्री करनी है। 2-4 एंट्री करने के बाद अपने आप समझ में आने लगेगा। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला गया कि जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, डेबिट करो और इनकम को और गेन को क्रेडिट करो। एक्सपेंस और लॉस, इनकम, गेन देख के समझ में आ जाएगा। रेंट पे किया, एक्सपेंस है। रेंट रिसीव हुआ, इनकम है। 10 का 12 में बेचा, प्रॉफिट है। 12 का 10 में बेचा, लॉस। तो सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, हमें देखना है, पहचानना है और जर्नल एंट्री पास करनी है। चलो एक दो एग्जांपल देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सपोज एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है रेंट पैड टू, रेंट पैड नहीं लिखता अभी, सिंपल सा लिखता हूं, ₹1000। रेंट पैड ₹1000। अब हम इस ट्रांजैक्शन को देख के सबसे पहला काम 3 स्टेप में काम करना है। फर्स्ट स्टेप, पहचानो, आइडेंटिफाई कौन सा अकाउंट है। उसके बाद उस अकाउंट का रूल अप्लाई करो और थर्ड जर्नल एंट्री पास करो। तो क्या रेंट जो है पर्सनल अकाउंट है? नहीं। क्या वो एसेट्स है? नहीं। क्या वो एक्सपेंसेस है या इनकम है? हाँ पक्की बात है, रेंट इनकम या एक्सपेंसेस भी हो सकता है। हमने देखा पैड है, इसका मतलब वो एक्सपेंस है। तो क्या रेंट नॉमिनल अकाउंट है? हाँ। तो हमने रेंट के नीचे लिखा कि भाई ये नॉमिनल है। दूसरा, क्या 1000 रुपए दिया है? हाँ। 1000 का मतलब क्या दिया है? कैश। कैश क्या पर्सनल अकाउंट है? नहीं। कैश क्या एसेट्स है? हाँ, बस यही तो देखना है कि एसेट्स है। अब ये नहीं देखना कि कौन सी एसेट्स है, क्या है, क्या एसेट्स है ना, बस सिंपल सा। तो कैश एसेट्स है, यानी कि रियल अकाउंट हो गया। क्या नॉमिनल अकाउंट की बात आ गई? क्या एसेट्स रियल अकाउंट की बात आ गई? पर्सन किसी का नाम था नहीं, अगर नाम होता तो पर्सनल अकाउंट की भी बात आ जाती। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि रेंट अकाउंट है और कैश अकाउंट है। इनके रूल अप्लाई कर दो। रेंट मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल के रूल्स क्या हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। रेंट क्या है? पैड क्या? तो एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो इसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। कैश की बात करते हैं। कैश क्या लिखा हुआ है? कैश पैड, रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट। कैश पे किया तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश जा रहा है। अगर कैश जा रहा है तो सिंपल सा कैश को क्या करना है? क्रेडिट करना है। बस जर्नल एंट्री पास करो। क्या लिखोगे? क्या करेंगे? रेंट डेबिट। तो हम एंट्री पास कर रहे हैं, रेंट अकाउंट्स डेबिट टू, क्रेडिट को ट्रू लिखते हैं, बस सिंपल सा। कैश कितना रुपए है? 1000 और 1000। और हर ट्रांजैक्शन को जानने पहचानने के लिए हम एक नरेशन लिखते हैं, नरेशन जिससे पता चल जाए कि क्या हुआ है। तो हमने लिखा बीइंग रेंट पैड, बस ये ट्रांजैक्शन और कुछ नहीं।
हालांकि किसी एक फॉर्मेट में लिखते हैं, प्रॉपर लिखते हैं, तो मैं उसको समझाऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ पहले जनरल एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। चलो एक और बात करते हैं। एक और एग्जांपल देने से पहले मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। चाहे परचेस हो चाहे सेल हो, चाहे परचेस हो चाहे सेल, परचेस किसका होता है? गुड्स का। सेल भी किसका होगा? गुड्स का ही होगा। अच्छा, क्या ये गुड्स बस का ही हो सकता है? नहीं, एसेट्स का भी हो सकता है। क्या ये कैश में ही परचेस हो सकता है? नहीं, ये कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी परचेस हो सकता है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कैश परचेस है क्रेडिट परचेस? साफ साफ पता चल जाता है, देख के पता चल जाता है, लिखा होता है। सपोज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, दो ट्रांजेक्शन में बोल रहा हूं, दोनों में से पहचानना है कि कैश में है कि क्रेडिट में। क्या है? पहला, एक शॉप वाला है, दुकान वाला है, बैठा हुआ था, एक बंदा है, उसने बोला नॉर्मल सा जो हमारे आजकल मतलब डेली रूटीन में होता है उसकी बात कर रहा हूँ। दुकान में गया, मैंने बोला 1 किलो शक्कर चाहिए। उसने बोला ठीक है। मैंने उसे 1 किलो शक्कर दिया, 100 रुपये उसने दिया। अब रेट का कोई वो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये, मतलब 100 रुपये में दे दिया। वो चला गया, मुझे पैसे मिले, मैंने सिंपल से अपने बुक्स में लिख लिया सेल ₹100, 1 kg शक्कर का, और खत्म। सेकेंड कस्टमर फिर से आया, उसने बोला 1 किलो शक्कर दो और लिख लेना। वो जब जाने लगा तो मैंने बोला यार ये तो जा रहा है, तो मैंने बोला रुको और अपना नाम बताओ। हो सकता है मैं पहले से भी जानता हूँ, पर मैंने सेकंड ट्रांजेक्शन में मैंने क्या किया, उसका नाम पूछा, क्योंकि मुझे अब लिखना है ना, तो मुझे राम या जो भी पर्सन का नाम है उसका नाम लिखना पड़ेगा। यानी ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सेल्स ₹100, और सेकंड सेल्स टू राम ₹100। इसका मतलब दोनों ट्रांजेक्शन में क्या है, पहले ट्रांजेक्शन सेल्स ₹100 यानी 100 रुपए का मैंने बेचा, दूसरे में सेल्स टू राम ₹100। इसका मतलब पहले ट्रांजेक्शन में तो मैंने नाम नहीं लिखा और जरूरत भी नहीं थी ना यार, क्या मतलब है, मैं बेच रहा हूं, खत्म कहानी, मेरे पैसे मिल गए और क्या चाहिए मुझे। सेकंड ट्रांजेक्शन में राम का नाम लिखा है, इसका मतलब मुझे जब भी नाम मिल गया किसी भी ट्रांजेक्शन में, अगर नाम मिल गया और कुछ स्पेसिफिक ना लिखा हो तो मैं ये समझ जाऊंगा कि क्रेडिट में है। अगर इसी ट्रांजेक्शन में ये लिखा होता है सेल टू राम ₹100 एंड बैक टू कैश, उसने पेमेंट कर दी, या फिर कैश में ट्रांजेक्शन लिखा हो, तो जब साफ साफ हिंट मिल रहा है, जब साफ साफ कैश में लिखा हुआ है, तो फिर उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पर जब कैश के बारे में कुछ ना बोला हो और सिर्फ लिखा हो नाम, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो क्रेडिट में है। इसका मतलब मैं एक ट्रांजेक्शन और लिख रहा हूं और उसको समझते हैं। लिखा हुआ है हमने परचेस किया फ्रॉम राम से ₹1000। अब अगर हमने राम से परचेस किया है ना, तो ध्यान से समझना, इसमें क्या क्या पहला काम मैंने बोला 3 स्टेप करना है। फर्स्ट, अकाउंट को आइडेंटिफाई करो, उस अकाउंट का रोल बनाओ, और थर्ड, जनरल एंट्री। चलो पहला काम करते हैं। क्या परचेस, अच्छा चलो एक और चीज लिख देता, फर्नीचर परचेस लिख देता हूं। मैं गुड्स भी लिख सकता था तो और स्पेसिफिक हो जाएगा। तो मैंने बोला फर्नीचर परचेस फ्रॉम राम ₹1000। सबसे पहली बात, फर्नीचर, क्या कोई अकाउंट्स है? तो क्या फर्नीचर किसी का नाम होता है? नहीं होता। क्या फर्नीचर एसेट्स है? हाँ, सिंपल सी बात है, फर्नीचर अगर एसेट्स है तो कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट हो गया। अच्छा, परचेस क्या है? परचेस एक ट्रांजेक्शन का हिंट दे रहा है, समझ लो, जिससे मुझे पता चल जाए ना कि परचेस है कि सेल है, तो ये परचेस का ट्रांजेक्शन का पार्ट है बस। दूसरा, राम लिखा हुआ है, तो क्या राम पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल, हालांकि आप इसको भी पहचानो, बोला है मैंने, नेचुरल पर्सन है राम। अच्छा, ये नेचुरल पर्सन इसलिए है क्योंकि किसी पर्सन का नाम लिखा है। अगर यहाँ पे एक्स एंड वाई लिखा होता, फर्म का नाम लिखा होता, तो मैं राम को क्या मानता, है तो पर्सनल अकाउंट ही, पर वो आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, क्या नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल लिखने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं, हमें तो सिर्फ ये पहचानना है कि पर्सनल अकाउंट है कि नहीं है, और ये इसलिए पहचानना है कि इसके बेसिस पे इस रूल्स को अप्लाई करना है बस। इसका मतलब कोई आर्टिफिशियल ये वो सब याद नहीं रखना, सिर्फ ये रखना है कि क्या राम पर्सनल अकाउंट है। हाँ, राम पर्सनल अकाउंट, तो मैंने पर्सनल लिख दिया। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को देख के ये समझना है कि क्या ये क्रेडिट में है कि कैश में है। तो मैंने क्या लिखा, फर्नीचर परचेस फ्रॉम राम।
मैंने साफ अभी बोला कि अगर कुछ स्पेसिफिक ना हो और किसी पर्सन का नाम लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि क्रेडिट में परचेस है। इन केस अगर यहाँ पे राम का नाम हटा दूं, मैं सिर्फ इतना लिखूं फर्नीचर परचेस ₹1000, तो ये मान के चलेंगे कि कैश में। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन अगर कैश में नहीं है तो क्रेडिट में है। जब क्रेडिट में है तो कैश का कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। जब कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हो तो सिर्फ ये एक अमाउंट है, समझ लो बस। तो मुझे दो अकाउंट्स मिल गए, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, रूल्स पे आएंगे। सबसे पहले किसका रूल पढ़ते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट। तो पहले ये देखते हैं कि फर्नीचर परचेस किए तो फर्नीचर आया कि गया। ट्रांजेक्शन को देखो, सिंपल समझो यार। फर्नीचर परचेस किए तो फर्नीचर आ रहा है ना, तो व्हाट कम्स इन, इसका मतलब इसे क्या करना है, डेबिट करना है। और राम सेकंड अकाउंट है। सब राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल के रूल्स पढ़ो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेस फ्रॉम राम। तो राम से जब हमने परचेस किया तो फर्नीचर राम को मिल रहा है कि राम हमें दे रहा है। राम रिसीवर है कि गिवर है, तो सिंपल सा है ना, फर्नीचर परचेस किया तो राम क्या होगा, गिवर होगा। ये राम जो देने वाला है, और अगर रिसीवर नहीं है वो गिवर है, तो इसे क्या करना है, क्रेडिट। दो ही चीजें तो ढूंढनी है, एक डेबिट का एक क्रेडिट का, तो सिंपल हो गया। यहां पे क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम, कितना रुपए, 1000। नरेशन में क्या लिखना है, सिंपल सा, बीइंग फर्नीचर परचेस। और भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कोई सेट ऑफ फॉर्मेट ही, अभी फर्नीचर बस लिख दो। कुल मिला के हिंट देते हैं ये सिर्फ जो ट्रांजेक्शन है उसको शॉर्ट में करके लिखते हैं। आप ये ट्रांजेक्शन उठा के लिख दो तो भी नरेशन में चलेगा। तो नरेशन को रट्टा नहीं मानना है। नरेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम ये बता रहे हैं कि भाई ये ट्रांजेक्शन हुआ है। मैंने ये उठा के लिख दिया फर्नीचर परचेस फ्रॉम राम से, मैं लिख दिया फर्नीचर परचेस लिख दिया तो भी समझ में आएगा। कैसे, किससे परचेस किया, राम देख के ऊपर समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के सिर्फ जर्नल एंट्री को आइडेंटिफाई करना है, 3 स्टेज में बनाना है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन पहचानो कौन सा अकाउंट्स है, दूसरा उसके उस अकाउंट्स के रूल्स पढ़ो, और तीसरा एंट्री करो। एंट्री ऐसी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन जो छोटी क्लासेस है जैसे 11 से जहां से स्टार्ट होता है वहां पे वो फॉर्मेट में ही मांगते हैं। बीकॉम में भी फॉर्मेट में ही मांगी। आप आगे बढ़ोगे तो वहां कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं, आप सिंपल जर्नल एंट्री करो तो भी चलेगा। खैर, ये बात की बात है। सबसे पहला काम तीनों चीजें पढ़ने के बाद, हमें समझने के बाद इसकी ट्रांजेक्शन की और एंट्रियां करनी है, स्पेशल ट्रांजेक्शन क्या है ये समझाना है, बहुत सारी चीजें। तो मैं अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही से बता रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपको ये बताने वाला हूँ कि स्पेशल ट्रांजेक्शन क्या है और इन ट्रांजेक्शन को कैसे प्रॉपर में लिखा जाता है, और सब ट्रांजेक्शन के इन सब के ना एक एक दो एग्जांपल देते हैं लोगों को। क्लियर, ठीक। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गोल्डन रूल्स। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स अगर आए तो इसी को बोला जाता है, जिसके बेसिस पे जर्नल एंट्री की जाती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा लगा, या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बताइए। थैंक यू।